नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आयोग, और आयोगों की सीरीज़ में यह है अगला आयोग जिसका नाम है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। और तो सबसे पहले हम यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। कहानी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो था, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो लोक सेवकों को, जो लोक सेवक होते थे, उनको बोर्ड के डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनके द्वारा नामित किया जाता था। ठीक है, उनके द्वारा नामित किया जाता था। और उसके बाद में जो लंदन में हेलीबरी कॉलेज है, हेलीबरी कॉलेज में इनको प्रशिक्षण दिया जाता था, और प्रशिक्षण के बाद में इनको भारत भेज दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में 1854 में, उसके बाद में 1854 में लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने 1854 में एक संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जो लोक सेवक हैं उनको योग्यता आधारित प्रणाली के तहत सिलेक्ट किया जाना चाहिए, और उसके द्वारा इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो 1855 में लंदन में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवा आयोग का किया गया गठन। और इसमें जो है न्यूनतम आयु होती थी 18 वर्ष, और अधिकतम होती थी 23 वर्ष। और इसका जो सिलेबस था वो भी यूरोपियन कल्चर का ज़्यादा था, इस वजह से जो भारतीयों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो है सिविल सेवा में सिलेक्शन लिया। उसके बाद में ये मांग उठने लगी भारतीयों के द्वारा कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं वो भारत में आयोजित करवाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद में 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, और 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद में 1922 से परीक्षाएं जो है भारत में आयोजित होने लगी थी, लेकिन सिविल सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ था। उसके बाद में इन्होंने 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बनाई एक रॉयल कमीशन, एक बनाया रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन जिसको हम क्या कहते हैं, ली कमीशन भी कहते हैं। ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1924 में, और ये कहा कि भारत में एक लोक सेवा आयोग जो है होना चाहिए। उसके बाद में 1 अक्टूबर 1900 जो है 1 अक्टूबर 1926 को भारत में सिविल सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को भारत में क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रोस बारकर को अध्यक्ष बनाया गया था, रोस बारकर। तो ये आप याद रखना कि सिविल जो लोक सेवा आयोग है भारत में, उसका गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को, और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रोस बारकर को। ठीक है, उसके बाद में जो है 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसको बना दिया गया फेडरेशन लोक सेवा आयोग। ठीक है, और जैसे ये 1 अप्रैल 1937 को यह अधिनियम लागू हुआ, यह बन गया फेडरेशन संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब जो है इसको बना दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया? संविधान में। संविधान के भाग
14 में जो है इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 से 323 तक। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि भारत में लोक सेवा आयोग की कहानी क्या है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए प्रकृति कैसी होगी इसकी, संवैधानिक। ठीक है, उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। कौन से भाग में, भाग 14 में। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, जिस आयोग का जो गठन है वो संविधान के किसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है या संविधान में उसका उल्लेख है, तो वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, संवैधानिक। फिर अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक। कौन से भाग में, भाग 14 में। ठीक है, अब संरचना की बात करें तो संरचना के अंदर एक अध्यक्ष होगा और उतने सदस्य होंगे जितने की राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। मतलब राष्ट्र जो यूपीएससी है उसके सदस्यों की संख्या कहाँ पर, संविधान में उल्लेखित नहीं है। कितने होंगे, जितने राष्ट्रपति की मर्जी होगी। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 1 + 10। एक तो क्या है अध्यक्ष और 10 क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करें योग्यता की, तो संविधान में यूपीएससी के सदस्यों की और अध्यक्ष की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उसको कम से कम 10 साल भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा करने का 10 वर्षों का जो है उसको अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं नियुक्तिकर्ता, तो नियुक्तिकर्ता कौन होगा, नियुक्तिकर्ता होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 316(1) के तहत यूपीएससी के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये क्या है, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष का क्या है, कार्यकाल। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 316(3) के तहत नहीं है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान जो है नहीं है। ठीक है, वेतन की बात करें तो वेतन कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 322 में। यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष के वेतन से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 322 में। और जो वेतन है और भत्ते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, संचित निधि पर भारित है। संचित निधि पर भारित होने का मतलब यह है कि जब बजट पेश होता है तो बजट में जब कटौती की जाती है तो हर जो खर्चा है उसमें कटौती की जा सकती है, लेकिन जो भी खर्चा संचित निधि पर भारित है उसमें वो मतदान नहीं कर सकते, बहस कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, उसमें कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतदान नहीं हो सकता। उसके बाद पदमुक्ति की बात करें तो पदमुक्ति अधिकारी कौन होगा, राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। हालांकि वो बीच में स्वयं भी इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति को हट सकते हैं। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की प्रक्रिया वही सुप्रीम कोर्ट की जांच व सलाह के आधार पर हटाएगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 317 जो यूपीएससी है उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 315 से 323 तक। अब 317 में क्या लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग व आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 317 में। ठीक है, अब आर्टिकल 317(1) राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर ही पद से हटा सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 317(1) में। ठीक है, केवल कदाचार। उसके बाद लेकिन ऐसे मामलों में जो है राष्ट्रपति पहले क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएगा और जांच के आधार पर हटाएगा। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 के तहत जांच करता है और अपनी जांच रिपोर्ट किसको सौंपता है, जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। और इस जांच रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटाने का आदेश देता है। लेकिन ये विशेष बात है कि इस मामले में जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, राष्ट्रपति इससे मना नहीं कर सकता।
तो आर्टिकल 317(1) में क्या लिखा हुआ है कि कदाचार के आधार पर हटाएगा, और कदाचार के लिए ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय को मामला भेजेगा। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 145 के तहत इसकी जांच करेगा, और जांच करके अपना जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति इसके आधार पर सदस्य या अध्यक्ष को हटा देगा। और इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलाह दी गई है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति के लिए मानना क्या है, बाध्यकारी है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 317(2) में, ठीक है, 317(1) तो हो गया कदाचार के आधार पर। अब 317(2) देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है, जब 317(1) के तहत जांच चल रही है, उच्चतम न्यायालय जांच कर रहा है, उस दौरान जो है राष्ट्रपति जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को या अध्यक्ष को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अब आगे देखिए 317(3) अनुच्छेद 317(1) में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, 317 में क्या है, कदाचार के आधार पे, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगा। कब हटा सकेगा, उसके आगे कुछ प्रावधान है। ठीक है, कौन कौन से प्रावधान है, क्या हो, यदि अध्यक्ष, ठीक है, या फिर सदस्य क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक है, या फिर अपने पदावधि मतलब कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर, ठीक है, किसी सवेतन रोजगार में मतलब लाभ का पद धारण कर ले, ठीक है, तो हटा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो, मतलब राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि यह अध्यक्ष या सदस्य मानसिक या शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि अपने पद के कर्तव्यों का पालन कर सके, तो राष्ट्रपति जो है इसको हटा सकता है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 317(4) में, अनुच्छेद 317(4) में क्या लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। कब माना जाएगा, यदि भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या समझौता, ठीक है, या करार से हितबद्ध हो, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट या संबंध से जुड़ा हुआ हो संविदा से, या फिर किसी निगमित कंपनी, कोई कंपनी है उसके सदस्य के रूप में किसी भी प्रकार के लाभ या उससे उत्पन्न किसी उपलब्धि में भाग लेता हो, ठीक है, कोई कंपनी ज्वाइन कर ले या फिर कोई समझौता या करार के तहत, ठीक है, लाभ ले रहा हो, तो इस दौरान जो है दोषी माना जाएगा कदाचार का। ये जो परिभाषा जो कदाचार को परिभाषित किया गया है, ये किया गया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो कदाचार है, जैसे अपने 317(1) में पढ़ा था कि कदाचार के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष को हटा सकता है। तो ये कदाचार को परिभाषित कैसे करते हैं, कदाचार होता क्या है, तो कदाचार को परिभाषित किया गया 317(4) में। इसका मतलब क्या है कि या तो कोई राज्य सरकार या भारत सरकार के तहत कोई समझौता या करार हो, उससे वो जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी निगमित कंपनी में ऐसा कोई काम जो है वो कर ले जिसमें उसको क्या हो, लाभ हो, ठीक है, तो ये क्या है, कदाचार के परिभाषित किया गया है। अब आर्टिकल 318, आर्टिकल 318 की अगर हम बात करें तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्र जो यूपीएससी के सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनके लिए जो सेवा शर्तें हैं उनके बारे में नियम कौन बनाएगा, विनियम कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, ये जैसे यूपीएससी व जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के बारे में निर्धारण करेगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा गया, अगर कथन आ जाए एग्जाम में प्रश्न के दौरान कि भाई जो यूपीएससी है उसकी सेवा शर्तें संविधान में उल्लेख किया गया है, तो सेवा शर्तों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये कथन वो जो है गलत हो जाएगा। अब आयोग के कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा, लेकिन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात उसके लिए सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेगा। एक बार जो डिसाइड कर दिया नियुक्ति के दौरान, वो डिसाइड कर दिया, उसके बाद उसकी सेवा शर्तों में और वेतन में जो है कटौती नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये किस में लिखा हुआ, अनुच्छेद 318 में। आगे देखिए
संख्या व सेवा शर्तें, मैंने इसको अलग से भी लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में, ताकि आपको याद हो जाए। संख्या व सेवा शर्तें मतलब आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करेगा और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? 318 में। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन नियुक्ति के बाद जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों पर। वो प्रतिबंध क्या है, उनका प्रावधान क्या है, ठीक है, उनका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 319 में। जो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष हैं उनका जो उन पे जो प्रतिबंध है उनका उल्लेख भी कहाँ पर है? आर्टिकल 319 में, ठीक है। अब 319(1) में क्या लिखा हुआ है कि यूपीएससी का अध्यक्ष अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, वो रिटायर्ड हो गया, उसके बाद में भारत सरकार या राजस्थान सरकार के अधीन वो किसी भी पद पर नियोजन का पात्र नहीं होगा। मतलब उसको कहीं भी जो है अध्यक्ष, अगर यूपीएससी का अध्यक्ष है, अब इससे ऊपर तो कोई पोस्ट क्या ही लेगा वो, ठीक है, और इससे नीचे वो ले नहीं सकता, तो इसलिए वो किसी भी भारत सरकार के अधीन किसी भी नियोजन पर पात्र नहीं है। लेकिन 319(2) में क्या लिखा हुआ है कि यूपीएससी का सदस्य जो है वो अपने कार्यकाल के बाद क्या कर सकता है? यूपीएससी का या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी और जैसे आरपीएससी, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसका अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष मतलब प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं हो सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का क्या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का कर सकता है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। वो किसी लोक सेवा आयोग का या फिर यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन जो है और कोई पद धारण नहीं कर सकता। अब बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट किसको सौंपता है? ठीक है, ये हमने देख ही लिया। रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, और संसद के राष्ट्रपति किसके समक्ष रखता है? राष्ट्रपति संसद के समक्ष इसको रखता है। प्रतिबंध 319(1) ये आपने देख लिया था कि जो अध्यक्ष है वो किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं कर सकता, लेकिन जो सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, और लोक सेवा आयोग जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनका अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। ये 319(3) में लिखा हुआ है। और 319(2) में आरपीएससी के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान है, और 319(4) में आरपीएससी के सदस्यों के बारे में प्रावधान है, ठीक है, तो वो भी यहीं लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं, किंतु भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं कार्य, यूपीएससी के कार्य क्या क्या होंगे, ठीक है। तो यूपीएससी के कार्यों का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया है? आर्टिकल 320 में, ठीक है, कहाँ किया गया? आर्टिकल 320 में यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अगर एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि जो है यूपीएससी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आर्टिकल 320 में। लोक सेवा आयोग के कार्य अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, ठीक है, संघ शासित प्रदेश की सेवाओं और राज्य सेवाओं जैसे आरपीएससी में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, ठीक है। ये जो सेवाएं हैं, भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्र शासित सेवाएं, ठीक है, इनमें नियुक्ति के लिए भर्ती करवाता है, ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, जैसे आईएएस आईपीएस, तो केंद्र की जो सेवाएं हैं उनके लिए यूपीएससी क्या करता है? भर्तियों का आयोजन, परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, ठीक है। और अपने राजस्थान में कौन करवाता है? आरपीएससी करवाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है, विशेष योग्यता वाली सेवाओं की परीक्षा में या अन्य प्रकार से सहायता कर सकता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें यूपीएससी से, ठीक है, या राष्ट्रपति से कि भाई हमारे जो संभल नहीं रहा है मामला, हमारी परीक्षाओं भी आप ही आयोजन कराओ, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, हम पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप जो है हमारे पेपर करवा दो, तो अगर ऐसा अनुरोध करते हैं तो है यूपीएससी इनकी सहायता करेगा। अब आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल के अनुरोध, ठीक है, या राष्ट्रपति के आदेश पर किसी राज्य की सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाना। अगर कोई राज्यपाल अनुरोध करे, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति कहे कि भाई इस जो जैसे राजस्थान है उसकी परीक्षाएं भी जो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाएं, तो यूपीएससी जो है राजस्थान की जो परीक्षा हैं वो भी आयोजित करवाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं निम्न मामलों में परामर्श देना। ये तो हो गया परीक्षाओं का आयोजन से संबंधित कार्य। अब कुछ मामलों में परामर्श देने का कार्य भी यूपीएससी करती है। तो वो कौन कौन से मामले हैं? जैसे लोक सेवकों की नियुक्ति,
पदोन्नति प्रमोशन के लिए, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में राय देती है यूपीएससी, ठीक है, सरकार को। विभिन्न सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में कि क्या योग्यता होनी चाहिए किस एग्जाम के लिए, तो ये राय भी कौन देता है, यूपीएससी देती है। उसके अलावा क्या परामर्श देती है, लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में, ठीक है, लोक सेवक द्वारा राजकार्य के दौरान हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति या पेंशन के दावे के संबंध में, ठीक है, लोक सेवक के द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है, ठीक है, उससे कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है, और पेंशन के दावे के संबंध में यूपीएससी जो है सरकार को क्या देती है, परामर्श देती है। लोक सेवक के विरुद्ध राजकार्य के दौरान हुई विधिक कार्रवाई के संबंध में किए गए खर्चे का पुनर्भरण करने के लिए भी क्या करती है, यूपीएससी सलाह देती है। ये यहाँ तक हो गया यूपीएससी के कार्य। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो रिपोर्ट किसको सौंपता है, ये तो हमने देख लिया था 323(1) के तहत किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है यूपीएससी तो, और राज्य में जो है राज्यपाल आरपीएससी किसको सौंपती है, राज्यपाल को सौंपती है अनुच्छेद 323(2) के तहत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी के हमने क्या देख लिए, कार्य देख लिए। अब हम देखो बात करते हैं यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा, तो यूपीएससी की एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें गठन की। गठन की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 को जो है यूपीएससी का गठन हुआ था। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था रोस बारकर को, रोस बारकर को। तो भारत यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, रोस बारकर, ठीक है। गठन के बाद में जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया तो ये क्या बन गया, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब बात करें ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये क्या बन गया, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया संविधान में, भाग 14 में, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 315 से 323 तक, ठीक है। अब संविधान में इसका उल्लेख है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रकृति की बात कर लें, प्रकृति कैसी हो गई, संवैधानिक, प्रकृति हो गई संवैधानिक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। गठन कहाँ से हुआ, 1 अक्टूबर 1926 को। अध्यक्ष किसको बनाया गया, रोस बारकर को। संविधान में 26 जनवरी 1950 के बाद क्या बन गया, संघ लोक सेवा आयोग। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक उल्लेख है, प्रकृति कैसी है, संवैधानिक। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करें अगर इसकी संरचना की, संरचना की अगर हम बात करें तो कितने होंगे, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है, प्लस कितने होंगे, उतने जितने राष्ट्रपति चाहेगा, उतने सदस्य होंगे जितने की राष्ट्रपति चाहे। लेकिन फिर भी, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे। अब ये जो सदस्य हैं या अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी योग्यता क्या होगी, ठीक है, तो योग्यता, लेकिन योग्यता का जो उल्लेख है संविधान में नहीं है, संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी क्या, 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी सेवा में 10 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष और सदस्य योग्यता उल्लेख नहीं है, अब इनको नियुक्त करेंगे, तो नियुक्त कौन करेगा, नियुक्ति कौन देगा, तो नियुक्ति देंगे साहब राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति का कौन करेगा, राष्ट्रपति, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कितने टाइम के लिए नियुक्त करेगा, तो यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और पदमुक्ति भी कौन करेगा,
पद मुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? तो उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर। और उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट 317(1) के तहत कदाचार के आधार पर किसको भेजेगा मामला? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट करेगा 145 के तहत, और उसके बाद में वापस राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति इसको हटा देगा। ठीक है, 317(2) के तहत सस्पेंड कर सकता है, और उसके बाद में जो है अन्य मामले जैसे दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक है, वो मानसिक विकृत हो जाए, शारीरिक रूप से या जो योग्य नहीं रहे, ठीक है, उसके आधार पर पदमुक्ति जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये हमने क्या कर लिया? एक मोटा मोटी रिविजन कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, कुछ प्रश्न जो फैक्ट हैं वो मैंने प्रश्नों के माध्यम से आपको जो है उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? एच.के. कृपलानी। कौन है? एच.के. कृपलानी। और वह अगर वैसे पूछ ले कि संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है, भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो क्या आएगा? रोस बारकर। ठीक है, वो आज़ादी से पहले और ये स्वतंत्रता के बाद में। स्वतंत्रता के बाद में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एच.के. कृपलानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब इसका अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको ये जो पढ़ा है वो याद है या फिर समझ में आया है तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, वैसे क्लास लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप क्लास देख रहे हो तो जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें और उसके बाद में इसका आंसर देखें। ठीक है, तो यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, और जेपीएससी जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसका कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या फिर कितने साल के लिए रहता है? ठीक है, कितने वर्ष की उम्र के लिए रहता है? या तो 6 वर्ष तक रहेगा या फिर कितने? 65 साल तक। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष, ये तो वो पहले वाले का आ गया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दोगे। अभी अभी हमने पढ़ा है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये जो प्रश्न सारे एग्जाम्स में आए हुए इतने इजी प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और इतने इजी प्रश्न ही वहाँ आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पद मुक्ति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर सोचो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पद मुक्ति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और इसमें आपको उत्तर बताना है कि केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, 2, 3, केवल 3 या 4 और केवल 3। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर देखिए आप। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसमें उसकी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उसमें विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। तो संसद की भूमिका है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में। तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है वो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी है ये प्रक्रिया। जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय है उसके अध्यक्ष को कैसे हटाते हैं, सीजेआई को, मुख्य न्यायाधीश को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया हम उच्चतम न्यायालय जब पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में अगला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ही है, तो उसको हम पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो संसद की भूमिका इसमें भी है, इसमें भी है। अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है।
ठीक है, कैसे हटाता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पे। अब इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी संसद का कोई काम है क्या? क्या कोई लोकसभा या राज्यसभा का नाम आया है क्या? क्यों नहीं आया? ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संसद की कोई भूमिका नहीं है। अब आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, तो सीएजी को भी उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उसको हटाने में संसद का कोई काम नहीं है। वो कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने पढ़ा है कि जो यूपीएससी है इसका जो वर्णन किया गया है संविधान में वो किया गया है भाग 14 में, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 315। ठीक है, अनुच्छेद 315। ठीक है, इस सभी प्रश्नों के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भी देना। उसके बाद संघ सेवाओं और क्रमशः राज्यों की संघ की सेवाओं और क्रमशः राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये पूरा कथन है। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ऑप्शन है 320, 324, 326 और 332। तो अभी हमने पढ़ा है यूपीएससी के कार्य कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में किए गए? अनुच्छेद 320 में। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन भत्ते और पेंशन का भार किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है भारत की समेकित निधि, दूसरा यूपीएससी का विशेष कोष, तीसरा ऑप्शन है भारत की आकस्मिकता निधि और चौथा है आरबीआई। ठीक है, इसका आंसर जो है आप बताओगे, क्योंकि अभी हमने जब क्लास ली थी मैंने बताया था कि जो यूपीएससी है उनके जो सदस्य होते हैं उनका जो वेतन होता है वो कौन से निधि पर भारित होता है। ठीक है, मैंने समझाया भी था कि उस पर मतदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो है प्रश्न नहीं है। तो ये जो है यूपीएससी हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए आयोग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और जो भी आपकी जो क्यूरीज है या समस्याएं हैं वो जो है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।